नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट आरएएस मेंस प्रोग्राम, जहां हम डिस्कस करेंगे आज के 10 क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक था बिहेवियर, जिसका डिटेल्ड सिलेबस था। पहला पार्ट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किस किस टाइप की होती है, तो 3 टाइप: कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। दूसरा पार्ट पर्सनालिटी। तीसरा लर्निंग एंड मोटिवेशन। और चौथा स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम दिखेंगे इसके अंदर के पहला पार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, जो कि है डिफाइन द सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या होती है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, एज द नेम सजेस्ट, खुद के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये कार्ल रॉजर्स और हेनरी पी ने दी थी। और इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हाउ एन इंडिविजुअल अपीयर्स टू अदर्स एंड मी इज द मिरर इमेज ऑफ व्हाट आई बिलीव अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। सो इसके अंदर और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं, तो रॉजर जी जो है, रॉजर जी ने 3 तरह के आपके क्राइटेरियाज दिए। वो 3 तरह के क्राइटेरियाज कौन कौन से थे? वो बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी में सेल्फ 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आइडियल सेल्फ, दूसरा होता है सेल्फ की इमेज, और तीसरा होता है सेल्फ एस्टीम। आइडियल सेल्फ वो होता है जिसमें आप किसी दूसरे मनुष्य को देख के, किसी दूसरे पर्सन को देख के सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है और मैं ऐसा होना चाहता हूँ। दूसरा क्या होता है? सेल्फ इमेज, कि मैं खुद को किस तरह से देख रहा हूँ, किस तरह से मैं खुद को अपना, अभी मैं कैसा हूं, मैं खुद को किस तरह से इमेजिन कर रहा हूं। और तीसरा होता है फ्रेंड सेल्फ एस्टीम, कि सोशल जजमेंट्स इसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 चीजें मेंशन कर देंगे। पहली चीज है फ्रेंड्स आपके कार्ल रॉजर्स और हेनरी पी। दूसरी चीज है सेल्फ की छोटी सी डेफिनेशन, अपने खुद के बनाए हुए शब्दों में भी लिख सकते हैं। अपने खुद के बनाए हुए शब्द कैसे हो सकते हैं? कि व्हाट आई अंडरस्टैंड स्टैंड अबाउट मी। आई को और मी को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, मैं खुद के बारे में क्या समझता हूँ, आई और मी। तो और इसके 3 परिकल्पनाएं लिख दीजिए: आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम। इसी में आपका काम पूरा हो जाएगा। सो दिस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेली फ्रेंड्स एक आपके इटालियन पर्सन थे, निकोले मैकियावेली। तो मैकियावेली को कहीं ना कहीं चाणक्य बोला जाता है, कि मैकियावेली चाणक्य की तरह थे। बोलते तो ऐसा है कि चाणक्य इंडियन मैकियावेली थे, लेकिन दोस्तों चाणक्य हमारे तीसरी शताब्दी पूर्व आ गए थे, और मैकियावेली का उद्भव अभी 1600-1700वीं सदी में हुआ है। तो मैकियावेली को चाणक्य बोलना सही है, चाणक्य को मैकियावेली नहीं बोला जा सकता। मैकियावेली क्या बोलते थे? मैकियावेली बोलते थे फ्रेंड्स की एंड्स जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। अंत भला तो सब भला। हिंदी में इस बात को बोलेंगे अंत भला, अंत के ऊपर परिभाषित है, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे एंड्स किसी भी तरह के मीन से आ सकते हैं। ये गांधी जी से अलग है, ये कांट से अलग है, क्योंकि गांधी जी और कांट बोलते हैं कि माध्य सिर्फ साध्य ही नहीं, साधन भी जरूरी है। लेकिन ये बोलते हैं भैया साधन गया बाहर में, आप देखिए साध्य जरूरी है, चीजें सधना जरूरी है। अच्छा, ये कहाँ काम आता है फ्रेंड्स? एक्चुअली मैकियावेली ने जब बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द प्रिंस। और द प्रिंस में उन्होंने क्या बोला कि इंटरना वो पॉलिटिकल अरीना में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर पॉलिटिकल स्फीयर में आगे बढ़ना है, तो आपको मींस डिटरमाइंस एंड्स डिटरमाइंस मींस पे जाना होगा, और एंड्स की कवायद करनी होगी। तो द प्रिंस कहाँ कहाँ पर लागू होती है? पहली चीज तो आधुनिक राजनीति की ये बाइबल है, आधुनिक राजनीति की बाइबल है द प्रिंस। और द प्रिंस क्या कहती है? कि अंत भला तो सब भला। और दूसरी चीज, इसको हम आज के कंटेक्स्ट में देखें, तो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है जो टर्म यूज होता है? रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक क्या होता है? रियल पॉलिटिक मतलब कि अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए हमें अलग अलग प्रकार के, गलत प्रकार के माध्यम भी इस्तेमाल करने पड़े तो वो भी सही है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? यूज ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज या यूज ऑफ स्पाइज। तो ये सारी चीजें मैकियावेलियनिज्म से आती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? बहुत सारे लोगों में देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी समझ जाएंगे।
जो खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं, ऑब्सेस्ड, जो खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पसंद करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी उनकी तारीफ करें। तो ऑब्सेशन होता है उनको, सेल्फ से ऑब्सेशन। ये इसके पीछे कहानी क्या है फ्रेंड्स? इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है एक्चुअली। नार्सिसस जो है, एक नार्सिसस नाम का एक ग्रीक मिथ है। तो नार्सिसस क्या थे? एक ग्रीक गॉड टाइप के थे, जो कि खुद की तस्वीर के साथ, खुद की इमेज के साथ ही प्यार में पड़ गए। तो ये नार्सिसिज्म डाल दिया गया कि भाई जो खुद के साथ प्यार में पड़ जाए वो नार्सिसिस्ट है। तो इस तरह के लोग generally other than exceptions, they are generally arrogant, एम्पैथी नहीं होती उनके अंदर, नो एम्पैथी, कोई एम्पैथेटिक नहीं होते, जनरली दूसरों की परेशानियां नहीं समझते, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और खुद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो इस तरह के लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी उसमें एग्जाम्पल जरूर दीजिए। तो दीज आर नार्सिसिस्ट पीपल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही गजब का वर्ड है। एक होता है फ्रेंड्स आईक्यू, और दूसरा होता है ईक्यू। तो ये जो हमारे डैनियल गोलमैन साहब हैं, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फ्रेंड्स एक ही बात बोली कि लाइफ में सक्सेसफुल पीपल वही हैं, या सक्सेसफुल पीपल जनरली वो है जिनकी आईक्यू ज्यादा अच्छी है। तो सक्सेस में 90% रोल आपका इमोशनल क्वेश्चन, सॉरी ईक्यू ज्यादा अच्छी इमोशनल क्वेश्चन प्ले करता है, और 10% रोल ही आपका आईक्यू प्ले करता है। तो डैनियल गोलमैन ने इसके लिए 5 की एलिमेंट दिए। कौन कौन से 5 की एलिमेंट थे? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस में दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कंपोनेंट्स, वन सेकेंड, पहला क्या है आपका? कंपोनेंट्स। और दूसरा क्या है? डेफिनेशन। अगर आपने ये दो क्वेश्चन तैयार कर लिया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन ये तो कहा डैनियल गोलमैन ने, तो हम इसको एक स्क्वायर के माध्यम से देखते हैं फ्रेंड्स, या 4 पॉइंट से देखते हैं। बेसिकली ईक्यू जो है, ईक्यू के दो मुख्य पैरामीटर्स हैं, दो विभाजन कर दीजिए। एक विभाजन है सेल्फ का, एक विभाजन है अदर्स का। तो अब आपको करना क्या है? सेल्फ वाले पैरामीटर में पहले चीज खुद को समझना है कि आपकी प्रेजुडाइसेस क्या है, आपके अंदर की कमियां क्या क्या है। पहले खुद की कमियों को पहचानिए। फिर सेल्फ को जब अवेयर हो गए तो खुद को रेगुलेट कीजिए, ठीक है? और खुद को रेगुलेशन करने के बाद आप दूसरे को समझिए, अवेयरनेस अबाउट अदर्स। और अब अवेयरनेस आपने दूसरे के बारे में डेवलप कर लिया, अब आप उसको रेगुलेट तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? एंड रेगुलेशन ऑफ वंस इमोशंस। खुद के इमोशंस को अब इन 3 पैरामीटर के आधार पर रेगु इन 3 पैरामीटर के आधार पर खुद के इमोशंस को रेगुलेट कीजिए। तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है देन आईक्यू। इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप एग्जांपल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके दो मुख्य एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल, एटीट्यूड। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ कैसा रहता है। तो इसमें कैब थ्योरी आएगी, कॉग्निटिव, अफर्मेटिव और बिहेवियरल थेरेपी आएगी, थ्योरी आएगी, और ये बताएगी आप किस तरह से अपने एटीट्यूड को मोल्ड कर सकते हैं दूसरे लोगों के तरीके से। और दूसरी चीज आएगी आपकी कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह से आपके सोशियो डायनेमिक पैराडाइम को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। क्या आएगा? स्वच्छ भारत अभियान। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हटाया जा रहा है। किस तरह से अपनी परेशानियों को समझा, उनको रेगुलेट किया, दूसरे की परेशानियों को समझा और उसको भी रेगुलेट किया। तो इससे आपका बना इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। स्पर्मन्स
स्पीयरमैन्स जी फैक्टर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, एक तो ये बहुत सारे इंटेलिजेंस के ऊपर जो थ्योरीज बनी वो इस बात पे फोकस थी कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो सबने अपने पैरामीटर्स, अपने अपने स्केल्स और ये सारी चीजें डिटरमाइन निकाली। तो आप इसको जी फैक्टर को एज अ स्केल देखिए। ये क्या है? एज अ स्केल, मोर ऑफ अ स्केल वाली चीज है ये। जनरल इंटेलिजेंस को इन्होंने जी फैक्टर बोला और स्पीयरमैन्स बोलते हैं कि 4 तरह की अगर स्किल्स हैं आपके अंदर, कौन-कौन सी? स्पेशियल, वर्बल, न्यूमेरिकल और मैकेनिकल। तो अगर ये 4 तरह की स्किल्स हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। तो इन्होंने इस तरह का एक, आपने वेन डायग्राम देखे होंगे, तो एक तरह का वेन डायग्राम दिया जिसमें इन्होंने बोला कि भैया हाँ, तो अगर ये वाला जो पार्ट है जो सब में कॉमन है, ये आपका जी फैक्टर है। ये जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंस है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है। एक होता है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो दिस इज मोर ऑफ अ जनरल इंटेलिजेंस। स्पेशल, न्यूमेरिकल, वर्बल एंड मैकेनिकल, ये 4 चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो जनरल इंटेलिजेंस में काउंट होने लग जाता है। ये जी फैक्टर बन जाता है। और इससे लोग बहुत सारे एरियाज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जिसका जनरल इंटेलिजेंस ज्यादा, वो ज्यादा इंटेलिजेंस किसके अकॉर्डिंग? एज पर स्पीयरमैन्स। पर ये सच नहीं है, ठीक है? हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है? पहली चीज, हर चीज में जो हमें लिखना है, पहली चीज क्या लिखनी है? ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी? साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। तो ये क्या कहते थे भैया कि मेंटल एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव अडेप्टेशन टू सिलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट रेलेवेंट टू वंस लाइफ। बेसिकली हमारी जो पूरी दिमाग की शक्ति है वो वास्तविक दुनिया के वातावरण को हमारे जिंदगी के अनुकूल बनाने में लगी होती है। हमारा पूरा दिमाग जो लगता है वो ये है कि जो वास्तविक वातावरण है उसको हम हमारे जीवन के अनुरूप अनुरूप कैसे बना दें। जैसे कि जैसे कि मनुष्य जब आया तो उसको ठंड लगी, कोल्ड, कोल्ड के टाइम पे उसने अपने जीवन को अनुकूल कैसे बनाया कि भाई आग जलाओ, फायर, फायर की नीड सबसे ज्यादा कब पड़ी? नाइट को, आर्कटिक में या फिर अन्य जगहों पे जहाँ पे ठंड पड़ती है, तो वहां पे आग की डिस्कवरी सबसे पहले हुई। तो इस वजह से फायर डिस्कवर्ड हुई क्योंकि आप अडेप्ट करना चाहते थे उस चीज को अपने जीवन में। तो स्टर्नबर्ग ने प्रपोज किया कि उन्होंने बोला एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस होता है जो कि 3 डिफरेंट फैक्टर्स से आता है। क्या होता है वो? पहली चीज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, कि भाई आप जानकारी इकट्ठा करते हैं कि यार आज रात को बहुत ठंड है, और उस जानकारी के हिसाब से सोल्यूशन प्रिपेयर करने की तैयारी में लग जाते हैं। कैसे? उस टाइम आता है आपका काम क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कि चलते चलते कहीं पे आपने देखा कि 2 पत्थर रगड़ने से, चकमक पत्थर रगड़ने से आग जल रही है, आग प्रज्वलित हो रही है, तो आपके दिमाग ने काम किया कि यार वो अग्नि से उस टाइम पे मेरे को गर्मी लगी थी, क्यों ना उसको ट्राई करूं। तो ये आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस काम आया। फिर प्रैक्टिकली आप, आपकी जो मैकेनिकल स्किल्स हैं और जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं वो काम आई और आग का जनन हुआ। तो ये तीनों स्किल्स बनके ही आपका सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बनाती हैं किसी भी फैक्टर में फ्रेंड्स। तो ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख सकते हैं, और ये है हमारी ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वन पर्सनालिटी। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं? तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कैसे इसको डील करेंगे। कोई भी फैक्टर्स हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहला जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है बायोलॉजी, हेरिडिटरी, फिजिकल फीचर्स। तो भाई ये चीजें व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या डिटरमाइन करती है? साइकोलॉजी कहती है हाँ करती है। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हो कि नहीं करती, पर इसके पीछे चर्चिल सैंपल एक फिलोसोफर हुई फ्रेंड्स। तो चर्चिल सैंपल ने क्या बताया? चर्चिल सैंपल ने बोला, सॉरी, विलियम चर्चिल सैंपल एक फिलोसोफर थी। तो उन्होंने बोला कि मैन तो अर्थ का डस्ट ऑफ डस्ट है। अगर जिस तरह की प्रॉब्लम्स मदर नेचर देती है उसी तरह का इंसान सॉल्यूशन निकालता है, और इंसान प्रकृति से बंधा हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग हैं, बौने लोग हैं केंटकी के, वो अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं और उनकी आदतें किस तरह की हो जाती हैं। या उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वेजिटेरियन लोग जनरली ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं। क्यों होते हैं वहां पे?
क्योंकि वहां पे अन्न बहुत अच्छा होता है, ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से आपके बायोलॉजिकल फीचर्स ने किस तरह से आपके बायोलॉजिकल फीचर्स ने या आपके आस पड़ोस के वातावरण ने, चाहे वो हेरिडिटरी फिजिकल फीचर्स हो, उन लोगों ने, उन सब चीजों ने आपके पर्सनालिटी और बिहेवियर को चेंज किया। नेक्स्ट होता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स सबसे ज्यादा डिटरमाइन करते हैं वंस पर्सनालिटी को। क्यों? अब्दुल कलाम बोला करते थे फ्रेंड्स, क्या बोलते थे कलाम जी, कि अगर आपको इस देश को सुधारना है तो उसकी पावर दो लोगों के पास है, एक तो पेरेंट्स के पास और एक टीचर्स के पास। क्यों है ये पावर इन दोनों के पास? क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ चेंज है। हमारी सोसाइटी फैक्टर ऑफ चेंज है, हमारी सोसाइटी कल्टीवेट करती है पर्सनालिटी को। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 1997 के जजमेंट में ये जो टर्म यूज किया, हिंदू वे ऑफ लाइफ। हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है? कि किस तरह से हमारी सोसाइटी ने और हमारे वातावरण ने हमारे जीवन को शेप किया है। ये है बेसिकली फ्रेंड्स हिंदू वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि होते हैं टेम्परामेंट, स्कीमा, एटीट्यूड, और इस तरह के और भी बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं रोल में आते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रोल में आते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी क्या है। एरिक्सन एक फिलोसोफर थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने 8 स्टेज ऑफ पर्सनालिटी दी। 8 स्टेज कैसे? कि बचपन से, जन्म से लेके अंत तक इंसान उनकी इनकी स्टेजेस के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली इनकी स्टेज बेस्ड थी कि हर स्टेज में इंसान किसी न किसी क्राइसिस, किसी न किसी डायलेमा, किसी न किसी डुअलिटी से गुजर रहा होता है, द्वंद से गुजर रहा होता है। सीधी भाषा में समझे तो व्यक्ति हमेशा द्वंद से गुजर रहा होता है। तो जब व्यक्ति द्वंद से गुजरता है तो वो बताते हैं 8 चरणों में कैसे द्वंद से गुजरता है। बचपन, इन्फेंसी में वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के द्वंद से गुजरता है। हर किसी पे बच्चा यकीन नहीं करता, सबको ऐसी नजरों से देखता है कि नहीं, मेरे को तो मेरी मम्मा के पास, मेरी मदर, मेरे फादर या इनके पास छोड़ो। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा गुजरता है इंडिपेंडेंस वर्सेस सेल्फ डाउट या ऑटोनॉमी। या तो वो ऑटोनॉमस हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में ही, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, या फिर उसके अंदर सेल्फ डाउट और शेम आ जाएगी। वो सोचेगा कि अरे क्या मैं ये कर सकता हूँ, अरे शायद मैं ये नहीं कर सकता। वो शर्माने लग जाएगा, ऑटोनॉमस नहीं रह पाएगा। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स हैं और ये अर्ली चाइल्डहुड में ही रिजॉल्व हो सकती है ये क्राइसिस, ये एरिक्सन कहते थे। तीसरा है प्ले एज। प्ले एज में 4 और 5 साल के बच्चा जब होता है तो वो इसमें आ जाता है कि क्या मैं इनिशिएटिव ले सकता हूँ। तो कुछ बच्चे इस एज में बच्चे इनिशिएटिव वाले चरण में आ जाते हैं और वो सीख जाते हैं कि उन्हें इनिशिएटिव लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स स्कूल की एज। जब एंटरप्राइज और इंफीरियोरिटी की बात आती है, या तो बच्चा एंटरप्राइजिंग हो जाता है या इंफीरियर फील करने लग जाता है। एडोलसेंस में अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। याद रखिए, बच्चा इस टाइम रेडिकल होता है, किसी की बात नहीं सुनता, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, या फिर कंफ्यूज रह जाता है। छठी स्टेज अर्ली एडल्टहुड में, 20s के टाइम में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाली स्टेज आ जाती है। आइसोलेशन की जगह अपनत्व चाहिए होता है अर्ली एडल्टहुड में। और एडल्टहुड में जनरेटिविटी, या तो जनरेशन आ जाता है या सेल्फ एब्जॉर्प्शन आ जाता है। और मैच्योर एडल्टहुड के अंदर इंटीग्रिटी या निराशा, या तो अखंडता या निराशा जीवन को घेर लेती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन देखेंगे कि ईक्यू और आईक्यू में क्या डिफरेंस है। ईक्यू को हमने पहले ही समझा है कि ईक्यू क्या है। एक इंडिविजुअल के लेवल का इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कैसे पता लगता है? सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ रेगुलेशन से, दूसरों के बारे में अवेयरनेस से, फिर फाइनली खुद के इमोशंस को मैनेज करने से। एक्विजिशन कैसे आती है? लर्न की जाती है, इंप्रूव की जाती है। और आईक्यू तो इनबॉर्न होती है। एबिलिटी खुद के इमोशन को परसीव करके दूसरे इमोशन को समझ के और निकालना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। ये सक्सेस इन लाइफ दिलाती है। और लीडर्स, कैप्टन्स, मैनेजर्स हमेशा इमोशनली इंटेलिजेंट ही देखे गए हैं।
फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के जनरली 5 कंपोनेंट माने गए हैं। क्या है? श्रेष्ठता की क्षमता, श्रेष्ठ लेवल पे, सर्वोच्च लेवल पे जाने की कैपेसिटी, और आध्यात्मिक अवस्थाओं में प्रवेश करने की क्षमता। अगर आप आध्यात्मिक अवस्थाओं में प्रवेश कर पा रहे हैं, हाइटेंड स्पिरिचुअल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, उसकी क्षमता। दूसरी चीज, सारी एक्टिविटी, सारे इवेंट्स को एक आप आध्यात्म के साथ जोड़ के देखेंगे। सब जो हुआ वो प्रभु की इच्छा से हुआ, सब जो हुआ वो उसकी इच्छा से हुआ। ये चीज बन जाती है हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का आधार। इसको कहेंगे हम, अगर गीता के टर्म्स में देखें, गीता हमारे सिलेबस में, तो उसके टर्म्स में देखें तो कहेंगे भक्ति योग। गीता कहती है अगर आपने हर चीज को प्रभु के चरणों में सौंप दिया, अगर आपने हर चीज को प्रभु के चरणों में सौंप दिया, तो वो हो गया भक्ति योग, कि सब ईश्वर के ऊपर है। तो ये जो है सेक्रेड के लिए, प्रभु की इच्छा में, प्रभु के चरण में चीजों को छोड़ देना, भक्ति योग के माध्यम से, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। ट्रांसेंडेंस ज्ञान योग का एक पार्ट है। आप सोचिए, यहाँ पे बस गीता की जब गीता की हम परिच्छेद देख लेंगे, उसके अध्याय देख लेंगे, वही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू यूटिलाइज स्पिरिचुअल रिसोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लिविंग, कैपेसिटी टू एंगेज इन वर्चुअस, अच्छे बात बिहेवियर, एथिकल चीजें करना। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक फिलोसोफर हुए थे अगस्टस, तो ये जनरली वर्चुअस थ्योरी के आधार पे चीजें बताते थे, और धर्म के आधार पे वर्चुअस थ्योरी की परिकल्पना करते थे। हम्बल रहना, कंपैशन दिखाना भी इसका एक पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, एक फिलोसोफर्स थे, हम उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो फिलोसोफर्स थे, बेनाज जोहर, उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए। क्या क्या थे वो? खुद को जानो, मोमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव रहो, अलर्ट रहो, एक विजन डेवलप करो, बड़े पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस देखो, कंपैशन रखो, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, ह्यूमिलिटी को सेलिब्रेट करो, और हर चीज में फंडामेंटल क्वेश्चन पूछो, व्हाई, क्वेश्चन ऑफ व्हाई, और हर चीज को रीफ्रेम करने की तरीके देखो, और उनको अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। सेंस ऑफ वोकेशन डेवलप करो, और एडवर्सिटी को पॉजिटिवली यूज करो। यही है आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों में से आप किसी भी डेफिनेशन को लिखिए, या अपने मन से बना के लिखिए एग्जांपल्स के साथ, दोनों सही रहेगा, दोनों उचित रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही हम रोकेंगे आज का हमारा सफर। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और मिस मत होने दीजिए एक दिन का वीडियो भी, क्योंकि एक एक दिन है जरूरी।